10+2 एजुकेशन सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम कर दिया गया। एक न्यू थिंग्स ऐड की गई जो कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में देखिए 1968 में एक एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए, कुछ चेंज किए गए। उसके बाद 1986 में थोड़े बहुत चेंज किए गए। फिर 1992 में लास्ट मॉडिफिकेशन करने के बाद डायरेक्टली 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अप्रूवल दिया जाता है यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा। न्यू अप्रूवल दिया जाता है वो 20 मार्च 2022 के अंदर देश के अंदर वो नीति न्यू पॉलिसी को लागू कर दिया जाता है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इसी न्यू पॉलिसी के ऊपर, क्या जिसे हम एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानेंगे, उसके कुछ पॉजिटिव्स उसके नेगेटिव दोनों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए गाइस और वीडियो को अंत तक देखिए। तो गाइस 5+3+3+4 एक न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए पहले क्या होता था कि जब आप 6 साल के हो जाते थे तो आपको स्कूल में जाना पड़ता था, जिसमें आपको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाता था और फिर आप 12th क्लास तक स्कूल के अंदर पढ़ते थे। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब आप जब 3 साल के हो गए तो आपको स्कूल के अंदर एडमिशन दे दिया जाएगा और आप 3 साल के होते ही स्कूल के अंदर जाना शुरू हो जाओगे। ये सब स्टूडेंट का इंटरेस्ट बूस्ट करने के लिए किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स स्कूल में जाएं, इंटरेस्टली पढ़ें, लाइक खेलें कूदें, और जिससे उनका इंटरेस्ट बिल्डअप हो, जो कि 3 साल कर दिया गया है। जिसमें फर्स्ट 5 ईयर होंगे, जो फर्स्ट 5 है उसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। 3 to 8 होगा, जिसमें फर्स्ट 3 ईयर प्ले स्कूल होगी और लास्ट के 2 ईयर होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में स्टूडेंट अपीयर होंगे। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। विदाउट एग्जामिनेशन स्टूडेंट ऑटोमेटिकली फर्स्ट से सेकंड में अपीयर हो जाएंगे और ये मेनली फोकस होगा फंडामेंटल इलिटरेसी या न्यूमरेसी के ऊपर। इसका सिंपली मीनिंग समझे तो गाइज इन 5 सालों में बच्चों को बैठना, उठना, लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाया जाएगा, कुछ मैथमेटिकल थिंकिंग के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट सेकंड स्टेज में आते हैं, जिसे हम प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जानते हैं, जो 8 से 11 साल तक होगी और 3 साल की होगी, जिसमें 3rd, 4th और 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होगी। इसके यहाँ से एग्जाम शुरू होंगे और यहाँ से स्टूडेंट्स को एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्रामिंग, एक्टिविटी बेस्ड फोकस होगा और यहाँ से एग्जामिनेशन की शुरुआत होगी। उसके बाद आगे मिडिल स्टेज में पहुंचते हैं स्टूडेंट, जिसके 3 क्लासेज अपीयर होंगे। इनके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कि है कंप्यूटर कोडिंग। कंप्यूटर कोडिंग का सिंपल सा मीनिंग ये नहीं कि आपको डायरेक्टली लाइक हायर लेवल ऑफ कोडिंग सिखाना स्टार्ट किया जाएगा, बट कंप्यूटर कोडिंग का यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, जो 7th और 8th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर कोडिंग, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दी जाएगी। उसके बाद कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐड किए गए हैं, जिसके अंतर्गत देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानिए। देखिए कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें फिश फार्मिंग के बारे में लाइक सीखना है, कुछ स्टूडेंटों को लाइक फर्नीचर का काम सीखना है, कई गर्ल्स होते हैं जिन्हें सिलाई का काम सीखना है, कि गर्ल्स को कुकिंग का, फिर कुछ बॉयज़ को कुकिंग का काम सीखना होता है। तो वो वैसे स्कूलिंग में नहीं सीख पाते। अभी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें नहीं ये सुविधाएं ले पाते या फिर नहीं सीख पाते। परंतु ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंदर जो मिडिल स्टेज होगी, इसके अंदर ये वोकेशनल ट्रेनिंग ऐड कर दी गई है। उसके साथ जो कंप्यूटर कोडिंग भी ऐड कर दी गई है, जिसके अनुसार स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दी जाएगी और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। बाकायदा इनके मार्क्स उनके एंड ऑफ द ईयर जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें ऐड भी किए जाएंगे, जिसके क्रेडिट ट्रांसफर होते रहेंगे। उसके बाद जो 4th स्टेज आती है, लास्ट जो फाइनल स्टेज होगी, वो 14 से 18 तक होगी, जिसे हम सेकेंडरी स्टेज भी कहते हैं। इसमें स्टूडेंट 9th, 10th, 11th और 12th में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स 11th में अपीयर करते थे तो उनको एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी और वो उसी स्ट्रीम में आगे पढ़ते थे। परंतु अब ये खत्म कर दिया गया है स्ट्रीम सिस्टम। अब बफर सिस्टम या फिर आपके एक फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम किया गया है, जिसके अनुसार 11th स्टैंडर्ड में होते ही स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चूज कर पाएगा। किसी स्टूडेंट को काउंटिंग पढ़नी है तो वो काउंटिंग का सब्जेक्ट काउंटिंग ले लेगा। उसके बाद किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि उसको साथ में ज्योग्राफी पढ़नी है तो वो ज्योग्राफी भी ले लेगा। एंड देन उसे मैथ पढ़ना है तो मैथ भी लेगा, फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स भी ले लेगा। अगर फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम कर दिया गया या फिर बफर कर दिया गया कि आपको इंटरेस्ट के अनुसार आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं। और आपके पास होने के बाद आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ग्रेजुएशन में भी कुछ चेंज किए गए हैं। ग्रेजुएशन 4 साल की कर दी गई, जो कि पहले 3 साल की थी, और बाद 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। जो समझिए कैसे गाइज, पहले क्या होता था कि अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको डायरेक्टली 3 साल के लिए अपीयर करना पड़ता था, परंतु वो खत्म कर दिया गया है।
आप 1 साल पढ़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा, और 3rd ईयर में आपको डिग्री दे दी जाएगी, और 4th ईयर में आपको ग्रेजुएशन रिसर्च के नाम से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपकी फुल ग्रेजुएशन होगी। एंड इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो आपकी 1 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर दी जाएगी। परंतु यहाँ पर अगर आप डिग्री करते हैं, 3 साल की डिग्री करने के बाद आप आउट हो जाते हैं और उसके बाद आप दोबारा से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो इसके लिए आपको 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन दी जाएगी, और डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के बाद आपको किसी प्रकार की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अपियर नहीं कर पाएंगे। इसके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको एटलीस्ट 3 ईयर की डिग्री होना जरूरी होगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के बारे में सुनिए, ये क्या सिस्टम था जो कि गवर्नमेंट ने न्यू ऐड किया है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का एक सिंपल सा फंडा होता है गाइस, कि आपने एडमिशन लिया, 2 साल, आप मान लीजिए आप 1 साल पढ़े और आपका फिर किसी भी कारण से, फाइनेंशियल रीजन कह लीजिए या फिर कुछ भी कारण से आप आगे स्कूल में नहीं जा पाए और आपने बीच में ही छोड़ दी, तो आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से नाम से जानेंगे। उसके बाद आप 2 साल के बाद आप काम करते हैं या फिर स्कूल में या फिर कॉलेज में नहीं वापस आ पाते, ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाते, तो आप 2 साल के बाद फिर दोबारा आते हैं और दोबारा से आप ग्रेजुएशन अपनी कंटिन्यू करेंगे, और उस ग्रेजुएशन कंटिन्यू में आपके जो फर्स्ट ईयर के क्रेडिट होंगे वो ऐड होकर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, जो कि इससे पहले नहीं था। आपको रेगुलरली 3 ईयर के लिए ग्रेजुएशन करनी पड़ती थी। अगर बाई किसी भी कारण आपकी अगर इन बिटवीन स्टडी छूट जाती थी या फिर आप ड्रॉप आउट कर लेते थे, तो आपको दोबारा से फिर 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ती थी। परंतु अब ये चेंज कर दिया गया है। अब आप 1 साल की स्टडी करने के बाद अगर आप कोई ब्रेक लेते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं, तो आप दोबारा आकर अपनी 2nd ईयर से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। जो बाद एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है और पीएचडी वही से 4 साल की करी गई है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स, कि इसके क्या पॉजिटिव्स हैं। और पहला पॉजिटिव, गवर्नमेंट का टारगेट रहेगा कि 6% जो जीडीपी का बजट आएगा वो एजुकेशन सेक्टर के लिए यूज किया जाएगा। का जो सेकंड पॉजिटिव रहेगा वो स्कूल फीस के लिए रहेगा। देखिए पहले क्या होता था, जो हाई इंस्टीट्यूट जैसे फॉर एग्जांपल अपोलो स्कूल्स हैं या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपनी मनमर्जी के अनुसार लाइक फीस चार्ज करता था पर ईयर फॉर स्कूलिंग, ईयरली स्कूलिंग के लिए फीस चार्ज करता था, वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख। पॉलिसी के बाद जो भी स्कूल है उसको उसकी कैटेगरी के अनुसार स्कूल फीस डिसाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और ये ऐसा ही होगा जैसे किसी भी प्रोडक्ट का एमआरपी सेट कर देना। एमआरपी समझिए गाइज, अगर किसी वस्तु का एमआरपी सेट किया जाता है तो वो आप उससे या तो उस एमआरपी प्राइस में खरीदोगे या फिर उससे नीचे। अगर आपको वो वस्तु एमआरपी प्राइस से ऊपर बेची जा रही है आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से स्कूलों का एमआरपी सेट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसका थर्ड पॉजिटिव्स रहेगा, वो वोकेशनल स्टडी को आप आसान सिंपली सा समझिए। अब स्कूलों के अंदर कोई भी टॉपिक अगर आपने सीखना है और आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसको विजुअली दिखाकर बुझाया जाएगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसके बाद फोर्थ जो बेनिफिट रहेगा वो इसके रिजल्ट में चेंज किया गया है। आपको सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी, मींस कि आप सेल्फ इवैल्यूएट करोगे खुद को कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितना टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हो, या फिर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है। ये सब चीजें आपको खुद को इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी और ये सब आपके रिपोर्ट कार्ड के अंदर दर्शाई जाएंगी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग होगी और आप अपनी फ्यूचर लाइफ में जो डिसीजन है वो जल्दी ले पाएंगे। इसके बाद जो फिफ्थ रहेगा वो है राइट टू एजुकेशन, जो कि 6 to 14 को इंक्रीज करके 3 to 18 कर दिया गया। 15 ईयर की आपकी कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई। एंड देन सिक्स्थ एक और पॉजिटिव, जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस देश में लगने के लिए अलाउमेंट दिया गया है। कोई भी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस अगर देश में खोलना चाहती है तो वो खोल सकती है, और इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है टॉप 100 में ना हो वो अपना कैंपस देश में नहीं सेटअप कर पाएंगे। इसके पॉजिटिव तरफ देखिए तो गाइज सबसे पहला पॉजिटिव तो यही रहेगा कि जो स्टूडेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने ही देश में उसी यूनिवर्सिटी के द्वारा वैसा ही कंटेंट वैसी ही एजुकेशन अपने देश में ले पाएंगे। पॉलिसी आती है तो उसके पॉजिटिव्स के साथ नेगेटिव भी होते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसी भाषा में समझिए। 8th क्लास तक जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उन्हें रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब कि 3 लैंग्वेज होंगी, जिसमें से 2 लैंग्वेज
इंडिया की होंगी, वो आप मदर टंग कह लीजिए या फिर रीजनल कह लीजिए। एक फॉरेन लैंग्वेज जो कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला ये रहेगा। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम गाइज, जो स्कूल हैं, जो स्टेट या फिर सेंट्रल स्कूल हैं, उनमें वो तो ये फॉलो करेंगे, परंतु जो कॉन्वेंट हुई या फिर जो बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो तो डेफिनेटली वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ एक सुजेशन के तौर पर गवर्नमेंट ने दिया है कि जो भी हो स्कूल के अंदर 8वीं कक्षा तक बच्चों को रीजनल और मदर टंग में पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा होती है। परंतु ये बात गवर्नमेंट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल तो डेफिनेटली नहीं मानने वाले, जिसका असर ये होगा कि इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। पीपल हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में या फिर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, जिससे उन्हें एक लैंग्वेज का एडवांटेज मिल जाएगा और फ्यूचर में लैंग्वेज एडवांटेज के कारण उन्हें जॉब के अंदर भी आसानी रहेगी एज कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल स्कूल में पढ़ेंगे। इंग्लिश को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ताकि जो भी इंडियंस हैं वो ग्लोबल लेवल पर compete कर पाए, या फिर गवर्नमेंट को जो लैंग्वेज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है इसे मैंडेटरी कर दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की भी इनइक्वालिटी ना रहे। जो गवर्नमेंट स्कूल है और जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे उनके लिए एडवांटेज रहेगा, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे या फिर गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल स्कूल में पढ़ेंगे उनके लिए एक डाउन साइड रहेगी। तो इसीलिए इसे बचने के लिए गवर्नमेंट को जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इसे या तो इसे मैंडेटरी करना चाहिए या फिर इंग्लिश को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सेकंड ड्रॉबैक रहेगा वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन लिए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, पर ये चीज़ सेंटर के अंडर होगी। पूरे देश में एक सेम पॉलिसी रहेगी, सेम एजुकेशन सिस्टम रहेगा। जिसके बाद CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आफ्टर 12th देना पड़ेगा, वो हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होगा जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपीयर होंगे। इसके लिए गवर्नमेंट का सिंपल सा मानना ये है कि जो पहले होता था यूनिवर्सिटी जो एडमिशन देती थी स्टूडेंट्स को, वो उनके मार्क्स के आधार पर दिए जाते थे। तो यहाँ पर देखिए कई स्टेट बोर्ड हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, कई स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जिनमें मार्किंग क्राइटेरिया बहुत ही लीनियंट है और वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए 90-95 करना बिल्कुल आसान रहता है। उसके अपोजिटली कई स्टेट बोर्ड ऐसे भी हैं जहाँ पर 80% भी करना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। परंतु जब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं, वो 90% जो कि एक लीनियंट बोर्ड से पास आउट हुआ है, वो जिसके 90% है, वो कम एलिजिबल स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जाते हैं। परंतु इसके साथ ही एक और एग्जाम होगा जिससे स्टूडेंट का प्रेशर इंक्रीज होगा। कोई ड्रॉबैक लगता है या फिर आपको पॉजिटिव लगता है तो आप इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो कैसी लगी तो शेयर करिए, और आपके डाउट हो तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू।